हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। और जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो है 1858 से लेकर 1947 तक का। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में, और टाइम पीरियड रहने वाला है 1858 से लेकर 1947 तक। तो इस सेमेस्टर के अंदर यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें बेसिकली इस टाइम पीरियड के अंदर भारत में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो सिलेबस के अंदर टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है, और हर एक यूनिट के अंदर कुछ लेसन्स हैं, उसे भी हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में, जो कि है सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट, यानी कि सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली हमें 19th सेंचुरी यानी कि जो 19वीं सदी है उसके स्टार्टिंग पीरियड में जो सुधारवादी आंदोलन हुए उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। इसके साथ ही हमें जानने को मिलेगा कि ज्योतिबा फूले और BR अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए, उनके सुधारवादी आंदोलनों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। और इसके साथ ही इस लेसन के अंदर हमें पढ़ना है महिला सुधार आंदोलन के बारे में, यानी कि वुमेन रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में। इसके अलावा किसान, आदिवासी और जाति व्यवस्था वाली आंदोलन के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है औपनिवेशिक राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल। तो मैं आपको बता दूं, तो इसके अंदर बेसिकली आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में जानने को मिलेगा, जिसे दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जिसके अंदर ये बताया गया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत के धन को लूटते हुए ले जा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर जानने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, यानी कि राष्ट्रवादी राजनीति। तो इसके अंदर बेसिकली हमें ये जानने को मिलेगा कि 1858 से लेकर 1947 तक इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों के अंदर कैसे राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ, विकास हुआ। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इस टाइम पीरियड में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके पीछे के क्या रीजंस थे, कैसे इसकी स्थापना हुई, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा हमें उदारवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में भी जानने को मिलेगा। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और जन राष्ट्रवाद के बारे में, जिसके अंदर हम महात्मा गांधी के विचारों के बारे में कि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुए, उन्होंने किस तरीके से अपने आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन बनाया, इसके बारे में हमें डिटेल में जानने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है अदर ट्रेंड्स इन नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद में अन्य प्रवृत्तियाँ। तो इसके अंदर बेसिकली हमें ये जानने को मिलेगा कि भगत सिंह, जिनके राष्ट्रवाद को लेकर अलग ही विचार थे और वो किस तरीके से उनके राष्ट्रवादी विचार थे उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। इसके साथ ही भगत सिंह ने जो HSRA की स्थापना की थी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जानने को मिलेगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिन्होंने INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। तो इसके बारे में हमें जानने को मिलेगा कि इनके राष्ट्रवाद को लेकर किस तरीके के विचार थे। इसके अलावा आपको इस यूनिट के अंदर लेफ्ट मूवमेंट यानी कि वामपंथ आंदोलनों के बारे में जानने को मिलेगा, जिसके अंदर आप किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और जयप्रकाश नारायण की समाजवादी पार्टी के बारे में जानने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर जानने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता की ओर। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये जानने को मिलेगा कि जैसे जैसे भारत अपने स्वतंत्रता की ओर बढ़ता जा रहा था, भारत के अंदर सांप्रदायिक राजनीति की भी स्टार्टिंग होते जा रही थी। और इसकी स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं भारत की राजनीति के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने में। तो मैं आपको बता दूं कि सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को ऊंचा समझने लगते हैं और बाकी धर्मों को नीचा समझने लगते हैं। इसकी वजह से
धार्मिक टकराव पैदा होते हैं और देश में अस्थिरता आती है। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर सांप्रदायिक राजनीति की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उन सभी कारणों के बारे में, उन सभी फैक्टर्स के बारे में जिसने भारत के अंदर सांप्रदायिकता का विकास किया, यानी कि लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ाया। जिसके अंदर हम बात करेंगे अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की रीति के बारे में। इसके अलावा जो 1905 का बंगाल विभाजन था उसने भी देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाया। इसके अलावा 1909 में जो अंग्रेजों के द्वारा मार्लेमेंटो सुधार एक्ट लाया गया था, जिसके तहत सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी। तो ये सभी वो कारक है जो कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये टकराव बढ़ते हैं। तो इन्हीं सभी ने भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर सांप्रदायिक राजनीति का विकास किया। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये था आपका ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस, जिसके अंदर हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको सिलेबस के अंदर ही पूरे बुक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इस चीज़ को मैंने एक बार में आपको समझा दिया। सो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 तक, तो ये जो पेपर आता है ये आपका 90 नंबर का पेपर आता है। टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेंड करने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसके साथ ही सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होते हैं। और मैं आपको बता दूं ये पेपर आप या तो हिंदी में दे सकते हो या फिर इंग्लिश में, किसी भी एक लैंग्वेज में आप इस पेपर को अटेंड कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आपको लिंक्स प्रोवाइड किए हैं उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे वेबसाइट से ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलती है। और इसके साथ ही आपको हमारे PDF नोट्स भी मिलते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको वीडियोस, नोट्स और सारी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। तो जल्दी से इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन, यानी कि सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। तो इस यूनिट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से इस यूनिट से फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग पीरियड में भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनके क्या उद्देश्य थे और किस तरीके से उन्होंने भारत में परिवर्तन लाया। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि औपनिवेशिक भारत में, यानी कि जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस टाइम पीरियड में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी भारत के अंदर कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होने स्टार्ट हो गए थे। और ये जो मूवमेंट हुए थे, ये जो आंदोलन हुए थे, इनका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था भारत की सोसाइटी के अंदर, यानी कि इंडियन सोसाइटी में जो अंधविश्वास और जो धार्मिक असमानताएं फैली हुई है उसको दूर करना। और इसके अंदर इन सुधार आंदोलनों में जो सुधारक थे उन्होंने समाज को आधुनिक, एजुकेटेड और अवेयर बनाने का प्रयास किया। और इस तरीके से इन आंदोलनों ने, यानी कि इन मूवमेंट्स ने भारतीय समाज में नई चेतना और सुधार की भावना को पैदा किया। तो बेसिकली इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने, यानी कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंडिया के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो सामाजिक असमानताएं थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, इसको दूर करने और जो धार्मिक अंधविश्वास थे, धार्मिक जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और हमारी इंडियन सोसाइटी को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि क्या उद्देश्य थे, मतलब कि आखिर इन आंदोलनों को क्यों स्टार्ट किया गया था। तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे कई उद्देश्य थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि समाज के अंदर जो सोशल इविल्स है, यानी कि सामाजिक कुरीतियां हैं, उसको समाप्त करना। तो मैं आपको बता दूं इन सुधार आंदोलनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सती प्रथा, बाल विवाह,
पर्दा प्रथा और जातिगत जो भेदभाव थे, यानी कि जो सामाजिक बुराइयां थी, इनको खत्म करना इसका उद्देश्य था। और इसके थ्रू सुधारकों ने इंडियन सोसाइटी को आधुनिक बनाने और अवेयर बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो इसके बाद इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, यानी कि इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि लेट 19th सेंचुरी में, देखिए जब भी मैं बात करूंगा लेट 19th सेंचुरी की, इसका मतलब है 1850 के बाद का टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें ना तो शिक्षा का अधिकार था, इसके अलावा सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ भी समाज में प्रचलित थी। तो इसीलिए इन सुधार आंदोलनों में जो सुधारक थे उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का ऑब्जेक्टिव रखा अपने इन सामाजिक सुधार आंदोलनों का। तो मैं आपको बता दूं कि इन सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया, और सुधारकों ने महिलाओं को समाज में सम्मान देने और समान अवसर देने का प्रयास किया कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनको भी पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान मिले। तो सामाजिक सुधार आंदोलनों का, यानी कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का जो अगला ऑब्जेक्टिव था वो था जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोध करना। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर कई सदियों से जाति प्रथा और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां विद्यमान थी, यानी कि प्रचलित थी। और इन सामाजिक बुराइयों के अंदर समाज के एक निचले वर्ग को काफ़ी हीन समझा जाता था और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इसीलिए इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंदर जो सुधारक थे उन्होंने छुआछूत और ऊंच नीच का विरोध किया, और ज्योतिबा फूले और अंबेडकर जैसे नेताओं ने सामाजिक समानता और महिलाओं को भी, और इसके अलावा जो दलित लोग हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, उनको भी अधिकार मिले, समान अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किए, ताकि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और उनके साथ भी इक्वालिटी का बिहेवियर किया जा सके। तो इसके बाद जो इसका अगला ऑब्जेक्टिव था वो था धार्मिक सुधार और अंधविश्वासों का विरोध करना। तो मैं आपको बता दूं, लेट 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर, खासकर हिंदू धर्म के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड और रूढ़िवादी जो परंपराएं थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। तो इन धार्मिक सुधार आंदोलनों का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो अंधविश्वास है, जो धार्मिक रूढ़िवादिता है, इसको समाप्त करना और लोगों को सही और तार्किक सोच विकसित करना लोगों के अंदर। तो इसके लिए सुधारकों ने अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे समाजों की स्थापना हुई, जिन्होंने धर्म को सरल और तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया। यानी कि धर्म के अंदर जो भी सामाजिक बुराइयां थी, जो भी पाखंड थे, जो भी अंधविश्वास फैले हुए थे, उनको इन्होंने क्या किया, दूर करने का प्रयास किया और धर्म को सुधारने और धर्म के अंदर सही तार्किक सोच विकसित करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का जो अगला ऑब्जेक्टिव था वो था आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना, यानी कि स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर ये जो सुधारक थे, यानी कि ये जो रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने शिक्षा को समाज का सबसे मुख्य साधन बताया, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक बुराइयों को, अंधविश्वासों को और जो रूढ़िवादी सोच है उसको बदला जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए स्कूल और कॉलेज खोले गए और वहाँ पर समाज के सभी वर्गों को, महिलाओं को भी और समाज के निचले वर्ग को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया, और वहाँ पर सभी को शिक्षा प्रोवाइड की गई ताकि समाज के सभी वर्गों तक आधुनिक और अच्छी शिक्षा पहुँच सके। तो इसका जो अब अगला ऑब्जेक्टिव था वो था भारतीय समाज में आत्मविश्वास जगाना, यानी क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द इंडियन सोसाइटी। तो मैं आपको बता दूं, इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करने कि भाई हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं वो श्रेष्ठ है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके ऊपर गर्व करना चाहिए। तो इस भावना को विकसित किया और इससे लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना भी बढ़ी कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज में ये सोच फैला दी थी कि जो भारतीय लोग हैं वो असभ्य हैं, वो अज्ञानी हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी संस्कार, सभ्यता के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो भारतीयों को ये सिखाना जरूरी था, ये बताना जरूरी था कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है वो अंग्रेजों से भी पुरानी है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा सभ्य हैं और उनकी संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए उनके अंदर ये आत्मविश्वास जगाना और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति गर्व की भावना को विकसित करना बहुत ज़्यादा जरूरी था।
तो इसका जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो है राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करना, यानी कि नेशनल कॉन्शियसनेस को मजबूत करना। तो मैं आपको बता दूं, इन आंदोलनों ने लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति अवेयर बनाया और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने यहीं आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलनों को भी इसने मजबूत किया। यानी कि इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता आई, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जागरूक बने। और इन आंदोलनों ने आगे चलकर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसको एक तरह से बल प्रदान किया, एक आधार प्रदान किया। तो ये सभी मैंने आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के मुख्य उद्देश्य बताए। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारे पॉइंट्स याद हो गए हैं तो आप अभी कमेंट में सारे पॉइंट्स की जो हेडिंग है वो आप अभी लिखिए। अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते हो तो कम से कम अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर आपने अभी लिख लिया तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आपने इसको अभी अभी समझा है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपको हर एक चीज़ जल्दी से याद हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में बस आपके हाथ चले और आप अपने एग्ज़ाम में सबसे अच्छे मार्क्स से पास हो सको। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने कौन कौन से परिवर्तन लाए, यानी कि कौन कौन से चेंजेस लाए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक सुधार से राष्ट्रवाद की ओर परिवर्तन। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में सुधार आंदोलनों का, यानी कि जो ये रिफॉर्म्स मूवमेंट थे, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सती प्रथा, बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज, और जो जातिगत भेदभाव होते हैं यानी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये जो समाज के अंदर ये जो सामाजिक बुराइयां थी इनको समाप्त करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन बाद में ये जो आंदोलन थे इन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्र चेतना को भी जगाने का काम किया। यानी कि इन आंदोलनों ने धीरे धीरे लोगों के अंदर सामाजिक सुधार से राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में जो सुधारक थे, यानी कि जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति और जो भारतीय परंपरा है उस पर गर्व करने की बात भी कही कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। तो इससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना तो विकसित हुई ही, और इसके साथ ही लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं पर भी गर्व होना स्टार्ट हुआ, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। और इससे लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता भी बढ़ी और सुधार आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगा, और ये राष्ट्रीय आंदोलन को इसने मजबूती प्रदान की, आधार प्रदान किया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने, यानी ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, इन्होंने समाज में सुधार करने के साथ साथ लोगों के अंदर राष्ट्रीयवाद की भावना को भी विकसित किया। यानी कि जो नेशनलिज्म की जो विचार थे, जो ये भावना थी, इसको भी विकसित किया लोगों के अंदर। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन था वो था धार्मिक सुधार से सामाजिक समानता पर बल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ये जो सुधार आंदोलन हुए थे, यानी कि ये जो रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए थे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि धर्म के अंदर जो भी पाखंड, कुरीतियाँ और जो अंधविश्वास भरा हुआ है उसको समाप्त करना और लोगों के अंदर एक तार्किक सोच विकसित करना, धर्म को शुद्ध बनाना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाना। लेकिन धीरे धीरे बाद में इन सुधार आंदोलनों ने इसके साथ ही जाति प्रथा, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, इन सबको भी खत्म करने का, इन सबको भी कम करने का प्रयास किया। और इन आंदोलनों ने इन्हें एक प्रमुख मुद्दा बनाया और इनके खिलाफ आवाज़ उठाई और संघर्ष किया, ताकि समाज के अंदर एक तार्किक सोच विकसित हो सके और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो धर्म के अंदर जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उसको सुधारा जा सके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले और जो अंबेडकर थे, उन्होंने दलितों और जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों की बात की और उन्हें समाज में समान अवसर और समाज में समान अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाए, संघर्ष किया। और इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और समान अधिकारों पर भी बल दिया, जिससे समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित हुआ, सामाजिक न्याय मजबूत हुआ।
तो ये बड़ा परिवर्तन था जो कि इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने लाया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो था पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति का मेल। इसका मतलब ये है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के जो सुधारक थे यानी कि जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति के अंदर पश्चिमी शिक्षा को भी शामिल किया ताकि लोगों के अंदर आधुनिक सोच और शिक्षा को भी आधुनिक सोच भी विकसित हो और उन्हें मॉडर्न एजुकेशन भी मिले। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रारंभिक सुधारक थे यानी कि जो रिफॉर्मर्स थे वो वेस्टर्न एजुकेशन और जो मॉडर्न सोच है उससे प्रभावित थे और उन्होंने समाज सुधार के लिए आधुनिक विचारों को अपनाया और तर्कवाद, मानवतावाद और समानता जैसे विचारों पर जोर दिया। इसके साथ ही बाद में भारतीय संस्कृति और वेदों और पुरानी परंपराओं को भी इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। जैसे आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ने भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इससे आधुनिकता और परंपरा दोनों को साथ में लेकर चलने का इन्होंने प्रयास किया। तो ये बड़ा परिवर्तन था कि इन सुधार आंदोलनों ने वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन कल्चर को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों यानी कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से जो अगला सबसे बड़ा परिवर्तन था वो था एक्सपेंशन ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी कि सुधार आंदोलनों का विस्तार। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में ये जो सुधार आंदोलन हुए थे यानी जो रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए थे, ये केवल और केवल शिक्षित यानी कि एजुकेटेड और जो सिटीज़ में रहने वाले लोग थे वहीं तक ये सीमित था। लेकिन धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होता गया और ये गांव और सामान्य लोगों तक भी पहुंचने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी वर्ग सभी इन आंदोलनों से जुड़ने लगे, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ी और इन आंदोलनों का क्या हुआ, व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, जिससे ये आंदोलन व्यापक स्तर पर भारत में फैला और जिसके बाद आम जनता ने भी सामाजिक बदलाव की जरूरत को समझना शुरू किया। तो ये बड़ा परिवर्तन था जो कि सुधार आंदोलन की वजह से आया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन सुधार आंदोलनों ने महिला सुधार आंदोलनों का भी विकास किया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि स्टार्टिंग में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और भारतीय समाज में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित थी और इन आंदोलनों ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने और इन्हें समाप्त करने के लिए और इन सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसके बाद इन मुद्दों को एक विशेष महत्व मिला। जिसके बाद सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं की समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया गया। जैसे पंडित रमाबाई और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने भी महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इन सुधारकों के प्रयासों से ही महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता बढ़ी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में लाया। तो इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा भारतीय समाज में परिवर्तन आया वो था जाति विरोधी आंदोलनों का विकास यानी कि ग्रोथ ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट्स। तो मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी के अंत में यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1880 के बाद के टाइम पीरियड की, तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जाति प्रथा और अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन तेज हो गए। ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की मांग की। उन्होंने शिक्षा, सम्मान और राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया। तो इन आंदोलनों ने समाज में समानता की एक नई सोच को विकसित किया कि समाज में सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं। इससे सामाजिक वर्गों में जागरूकता और आत्मसम्मान बढ़ा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो कि भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने लाया। तो इसके बाद भारतीय समाज में जो अगला सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो था धार्मिक सहिष्णुता और एकता पर जोर। तो मैं आपको बता दूं कि कई सुधार आंदोलनों ने समाज के सभी धर्मों के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सभी ने यानी कि इन सुधार आंदोलनों ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना को विकसित किया लोगों के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन ने मानवता, धार्मिक एकता और समानता का संदेश दिया कि सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तभी समाज में एकता बढ़ेगी और राष्ट्र मजबूत होगा।
और इसके अलावा इन सुधारकों का मानना ये था कि सभी धर्म लोगों को अच्छाई और मानव सेवा की शिक्षा देते हैं, इसीलिए सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखना चाहिए। इससे समाज में आपसी समझ बढ़ती है और सहिष्णुता की भावना भी विकसित होती है। सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सामाजिक धार्मिक इन सुधार आंदोलनों ने कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने भारतीय समाज में कितने बड़े परिवर्तन लाए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में यस जरूर लिख देना। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में नई जागरूकता और सुधार की भावना को विकसित किया और इन आंदोलनों ने सामाजिक समानता, शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना को भी मजबूत करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट का ये जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फिनिश होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो एंटी कास्ट मूवमेंट हुए यानी कि जो जाति विरोधी आंदोलन हुए उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि कॉलोनियल टाइम पर यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उस टाइम पर औपनिवेशिक भारत में जो जाति विरोधी आंदोलन हुए उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले का क्या योगदान था, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसके बारे में हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि कॉलोनियल टाइम पर यानी कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस टाइम पे भारत के अंदर जाति प्रथा और अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक थी और निचली जातियों और दलितों को शिक्षा, सम्मान और अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसे टाइम पर ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और उनका जो आंदोलन था, उन्होंने जो मूवमेंट चलाए थे वो केवल और केवल एक सामाजिक आंदोलन तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि उनका ये जो आंदोलन था वो राजनीतिक अधिकार, शिक्षा और बौद्धिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाला एक आंदोलन था। और उनके आंदोलनों ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और जागरूकता को बढ़ावा दिया। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कॉलोनियल इंडिया के टाइम पर जो कास्ट सिस्टम था और जो अनटचेबिलिटी थी यानी छुआछूत था वो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ही बड़ी सोशल प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर। एंड जो लोअर कास्ट और जो दलित से उनको एजुकेशन, रिस्पेक्ट और राइट्स भी नहीं दिया जाता था। इसके अलावा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और जो उनका ये मूवमेंट था, आंदोलन था, वो केवल और केवल एक सोशल रिफॉर्म्स यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस यानी कि जो बौद्धिक विकास है उसको भी इन्होंने प्रमोट किया अपने मूवमेंट के जरिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि B.R. अम्बेडकर और जो ज्योतिबा फूले के जो मूवमेंट थे, इन्होंने सोशल जस्टिस और अवेयरनेस की आइडिया को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया इंडियन सोसाइटी के अंदर।
तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉलोनियल टाइम पर, यानी कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो उसको तोड़ने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो जाति विरोधी आंदोलन हुए, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रमुख मुद्दे थे, या फिर हम ये कहें कि जाति विरोधी आंदोलन के अंदर ज्योतिबा फूले का क्या योगदान था, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ज्योतिबा फूले और बी आर अम्बेडकर का क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले ने इंडियन सोसाइटी के अंदर जो मौजूद जाति प्रथा थी, ऊंच नीच था, उसका विरोध किया। यानी कि जो कास्ट सिस्टम और जो सोशल इनइक्वालिटी थी इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसको इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया, यानी कि इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। और इसके अलावा इन्होंने शिक्षा और जागरूकता पर जोर दिया, यानी कि इन्होंने एजुकेशन और अवेयरनेस को प्रमोट किया। और इसके अलावा इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए भी कई कार्य किए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले ने सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए सत्यशोधन समाज की भी स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक आर्थिक शोषण का भी विरोध किया। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले ने सभी के लिए समान राजनीतिक अधिकारों की भी मांग की, यानी कि सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, इसकी भी इन्होंने डिमांड की। इसके लिए भी इन्होंने संघर्ष किया। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का भी इन्होंने समर्थन किया। तो इसके बाद चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के द्वारा जो जाति प्रथा और ऊंच नीच का विरोध किया था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के जो जाति विरोधी आंदोलन थे, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सोसाइटी के अंदर जो फैली हुई ऊंच नीच की जो भावना है, उसको बिल्कुल ख़त्म करना, समाप्त करना। और इसके अलावा ज्योतिबा फूले और अंबेडकर का ये मानना था कि ये जो जाति प्रथा है, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये सोसाइटी के अंदर असमानता और शोषण को बढ़ावा देती है। यानी कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी और एक्सप्लोटेशन को प्रमोट करती है, इंक्रीज करती है। तो इसीलिए इसका एंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा ज्योतिबा फूले और बी आर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी सोच की कड़ी आलोचना भी की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उनका मानना था कि ऊंची जातियों ने नीची जातियों का लंबे समय तक शोषण किया है, और उन्होंने दलितों को सामाजिक सम्मान और समान अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन भी चलाए। और ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। तो इससे दलितों और पिछड़े वर्गों में जागरूकता बढ़ी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष, यानी स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दलितों को मंदिरों, कुओं और जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पर एंट्री की परमिशन नहीं थी। तो ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता को मानव के खिलाफ बताया कि भाई ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, और इसके विरोध में कई आंदोलन भी उन्होंने चलाए। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन को लीड किया, और इनके स्ट्रगल ने दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इससे समाज के अंदर समानता की मांग जो थी वो मजबूत हुई। तो नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और जागरूकता पर जोर, यानी कि इन्होंने एजुकेशन और अवेयरनेस को प्रमोट किया, एम्फेसाइज किया। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले और बी आर अम्बेडकर ने दोनों ने शिक्षा को सामाजिक सुधार का सबसे बड़ा साधन माना, और ज्योतिबा फूले ने दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल भी खोले। और जो ज्योतिबा फूले की वाइफ थी, जिनका नाम था सावित्रीबाई फूले, तो वो भारत की पहली महिला शिक्षिका भी बनी। और बी आर अम्बेडकर का ये मानना था कि एजुकेशन से ही सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं, और उन्होंने दलितों को शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का संदेश दिया। इससे पिछड़े वर्गों के अंदर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं की स्थिति में सुधार, यानी कि इन्होंने वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो मैं आपको बता दूं कि बी आर अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले के जो जाति विरोधी आंदोलन थे, यानी कि एंटी कास्ट मूवमेंट थे, तो उसने महिलाओं की समस्याओं पे भी ध्यान दिया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, और बाल विवाह और महिलाओं के साथ होने वाले जो भेदभाव है उसका विरोध किया। और इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी महिलाओं के अधिकार और समानता का समर्थन किया। इससे समाज के अंदर महिलाओं की जो स्थिति थी उसके अंदर सुधार धीरे धीरे आने लगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सत्यशोधन समाज की स्थापना।
तो मैं आपको बता दूं कि 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधन समाज की स्थापना की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था जाति भेद, छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। ये संगठन सभी लोगों को समान अधिकार देने की बात करता है और इस सत्य शोधन समाज ने दलितों को और पिछड़े वर्गों को संगठित किया, ऑर्गेनाइज्ड किया। इससे सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी 1873 के अंदर, और इसका ऑब्जेक्टिव था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और सोशल जो इविल्स थे उसको ख़त्म करना, उसको समाप्त करना। और ये जो सत्य शोधन समाज था ये सभी के लिए इक्वल राइट्स की बात करता था। और इस सत्य शोधन समाज ने दलितों को और बैकवर्ड क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया, जिससे लोगों के अंदर सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक शोषण का विरोध। तो मैं आपको बता दूं कि निचली जाति के लोगों को केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी उनका शोषण किया जाता था। ज्योतिबा फूले ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए नौकरी, शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। उन्होंने आर्थिक समानता को सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया और इससे कमज़ोर वर्गों में अधिकारों की चेतना बढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक अधिकारों की मांग, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और ज्योतिबा फूले ने सभी के लिए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक सुधार के लिए राजनीतिक अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व और आरक्षण की मांग की और उनका ये मानना था कि बिना राजनीतिक शक्ति के सामाजिक समानता संभव ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की। और इसके अलावा जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय भी उन्होंने समान अधिकार और सामाजिक न्याय को महत्व दिया। तो इस तरीके से बी.आर. अम्बेडकर ने लोगों के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बिलीव करते थे कि सोशल रिफॉर्म्स के साथ साथ पॉलिटिकल राइट्स भी काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने डिमांड की दलितों के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन की, और उनका ये मानना था उनके अकॉर्डिंग बिना पॉलिटिकल पावर के सोशल इक्वालिटी इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन्होंने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इक्वल राइट्स और सोशल जस्टिस को इम्पोर्टेंस दी और इसने दलितों को अपनी आवाज़ उठाने की एक अपॉर्चुनिटी दी। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने में। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक समानता, यानी ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धार्मिक भेदभाव का विरोध किया और उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म के अंदर जो जाति व्यवस्था थी उसकी आलोचना की और बाद में उन्होंने खुद भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव के जो एंटी कास्ट मूवमेंट थे, यानी कि जाति विरोधी आंदोलन थे, उसने इंडियन सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की भावना को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, और इससे समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन की एक नई दिशा विकसित हुई। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर बी.आर. अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंटी कास्ट मूवमेंट में। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के ये जो एंटी कास्ट मूवमेंट थे, यानी कि जो जाति विरोधी आंदोलन थे, इसने इंडियन सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी, एजुकेशन और सोशल जस्टिस की भावना को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया, और उनके स्ट्रगल्स ने दलितों को और पिछड़े वर्गों के लोगों को अधिकार और सम्मान दिलाने में एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि कॉलोनियल टाइम पर वुमेन की कंडीशन कैसी थी, और इसके अलावा कॉलोनियल टाइम पर जो कानूनी हस्तक्षेप हुए, बहुत से ऐसे कानून बनाए गए जैसे सती प्रथा विरोधी कानून, बाल विवाह विरोधी कानून। तो ऐसे जो कानून बनाए गए थे ब्रिटिशों के टाइम पर, तो उसने इंडिया के अंदर महिलाओं के अधिकारों पर किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया महिलाओं को अधिकार दिलाने में। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमारे PDF नोट्स में मिल जाएगा, तो आप PDF नोट्स के अंदर इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि सर आप पूरे क्वेश्चंस क्यों नहीं कराते हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। पहले वॉइस रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग करना, एनिमेशन लगाना और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट करना, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके अलावा हमारे ऊपर दूसरे सब्जेक्ट को कवर कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट्स वाई हम सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाते हैं। फिर भी हम उन क्वेश्चंस को करा देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल आपका सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड जो बाकी के क्वेश्चंस बच जाते हैं वो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए क्या। एंड जो बाकी के क्वेश्चंस बच जाते हैं उसे आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। और जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि मेरे पीडीएफ नोट्स के जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, जिसे अगर आप 1 से 2 बार भी पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो अगर आप समझ गए हो कि मैं सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं करा पाता हूँ तो कमेंट में येस ज़रूर लिख देना। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले यूनिट के बारे में। तो यूनिट सेकंड है इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि औपनिवेशिक राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था। तो इस यूनिट से फर्स्ट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि लेट 19th सेंचुरी में, यानी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि जब कॉलोनियल टाइम था, तो उस टाइम के अंदर इंडिया के अंदर किस तरीके से आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक नेशनलिज्म की भावना उभरी। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का तो मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना, लगाव। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद इंडियंस को ये समझ में आ गया था कि अब उन्हें आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के अधीन रहकर अपना विकास नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से अंग्रेज़ भारतीय संसाधनों का यूज़ कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए, तो इसके बाद इंडियंस को ये समझ में आ गया था कि अंग्रेज़ केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए इंडिया के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है लोगों के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय की। तो हमें यही जानना है कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियंस के अंदर इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी कि आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि जिसके बाद इंडियंस को ये समझ में आ गया कि इंडिया के लोगों को अपने देश की अर्थव्यवस्था को खुद ही संभालना पड़ेगा, अदरवाइज ये अंग्रेज पूरे भारत को खोखला कर देंगे, सारे के सारे संसाधनों को नष्ट कर देंगे, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेंगे। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी कि आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय होता है। और जो भारतीय लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे और जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी और भारतीयों को ये समझ में आ गया कि अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ भारत के हित में नहीं है। और लोगों को ये भी समझ में आ गया था कि ब्रिटिश रूल इंडिया की इकोनॉमी का शोषण कर रहा है, इंडिया के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो इसी सोच से आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को भी मजबूत किया। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इसकी जो डेवलपमेंट है वो इंडिया के अंदर लेट 19th सेंचुरी में होती है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है इंडियन लीडर्स की और इंटेलेक्चुअल्स की, यानी कि बुद्धिजीवियों की, जिन्होंने इंडियंस को ये रियलाइज़ कराया, उनको ये बताया कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के फेवर में नहीं है। और उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और इसके अलावा लोगों को ये समझाया कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के लिए सही नहीं है। और इसी थिंकिंग ने, इसी सोच ने इंडिया के अंदर, इंडियंस के अंदर इकोनॉमिक नेशनलिज्म की फीलिंग्स को राइज़ किया, इम्प्रूव किया, डेवलप किया, जो कि आगे चलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय के मेन रीज़न क्या थे, यानी कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज फॉर द राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो इसका फर्स्ट रीज़न था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो कि दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जिसने इंडियंस को ये रियलाइज़ करा दिया कि किस तरीके से इंडिया के रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए, और इससे इंडिया के रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड इसका सेकेंड रीज़न था भारतीय उद्योगों का पतन, यानी कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। इसका थर्ड रीज़न था विदेशी व्यापार में असमानता, यानी कि इनइक्वालिटी इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसका फोर्थ रीज़न था भारी कर और भूमि राजस्व, यानी कि हैवी टैक्स एंड लैंड सिस्टम। इसका फिफ्थ रीज़न था अकाल और बढ़ती गरीबी। इसका सिक्स्थ रीज़न था पश्चिमी शिक्षा और नई चेतना, यानी कि वेस्ट एजुकेशन और न्यू अवेयरनेस।
इसका 7th रीज़न था स्वदेशी आंदोलनों का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। एंड इसका 8वां रीज़न था राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स। तो ये सभी वो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के रिसोर्सेज का, इंडिया के धन का किस तरीके से अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियंस के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद यानी कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की फीलिंग का उदय होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट रीज़न के बारे में, जो कि है धन की निकासी का सिद्धांत, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड भेजी जा रही है और भारत से टैक्स, व्यापार और प्रशासनिक खर्चों के माध्यम से धन बाहर जा रहा था, लेकिन उसके बदले में भारत को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था और इससे इंडिया गरीब होता गया और अंग्रेज समृद्ध होते गए। और इस थ्योरी ने लोगों को, इंडियंस को अंग्रेजों की आर्थिक शोषणकारी नीतियों के बारे में जागरूक बनाया और इससे इंडियंस में आर्थिक राष्ट्रवाद और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध की भावना मजबूत हुई और लोगों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी लोगों को इसके बारे में बताना। तो इसके बाद इसका सेकंड रीज़न है भारतीय उद्योगों का पतन, यानी कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों की नीतियों की वजह से भारतीय कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगे और ब्रिटेन से मशीनों से बने हुए सामान भारत में आने लगे, जिससे कि भारतीय वस्तुओं की मांगें कम हो गई, क्योंकि ब्रिटेन में जो मशीनों से कपड़े बनते थे, जो सामान बनता था, वो अपेक्षाकृत सस्ते होते थे। तो ब्रिटेन के सामानों ने भारतीय बाजारों पर अपना प्रभाव जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया और इससे भारतीय कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हुआ। हजारों कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए और इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ा, जिसके बाद लोगों ने स्वदेशी उद्योगों को बचाने और बढ़ावा देने की मांगें उठाना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय का। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रीज़न के बारे में, जो कि था विदेशी व्यापार में असमानता, यानी कि इनइक्वालिटी इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों की जो व्यापार नीति थी, यानी कि ट्रेड पॉलिसी थी, वो पूरी तरीके से ब्रिटेन के हित में थी। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर इंग्लैंड भेजा जाता था और वहाँ पर बने तैयार माल भारत के अंदर महंगे दामों पर बेचे जाते थे, जिससे इंडियन इंडस्ट्री और जो ट्रेड था उसको भारी नुकसान हुआ और भारतीय व्यापारियों ने और उद्योगपतियों ने इस असमान नीति का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बड़ा रीज़न था भारत के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय का। तो चलिए हम बात करते हैं इसके चौथे रीज़न के बारे में, जो कि था भारी कर और भूमि व्यवस्था, यानी कि हैवी टैक्सेस एंड लैंड सिस्टम। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था और ये टैक्स देना उनके लिए कंपलसरी था, भले ही किसानों की फसलें क्यों ना ख़राब हो जाए, उनको टैक्स देना ही पड़ता था। और अगर किसानों ने टाइम पर टैक्स नहीं दिया तो उनकी ज़मीनें भी छीन ली जाती थी। और इसके अलावा जो साहूकार थे, ज़मींदार थे, वो भी किसानों का शोषण करते थे। तो इससे किसान गरीब और कर्ज में डूब गए और इस तरीके से किसानों की खराब हालत ने लोगों को, भारतीयों को अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के खिलाफ जागरूक बनाया और इस आर्थिक शोषण ने लोगों के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अकाल और बढ़ती गरीबी। तो मैं आपको बता दूं 19वीं सदी में भारत के अंदर बहुत से बड़े बड़े अकाल पड़े, जिसके अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को बचाने के लिए, इस अकाल से बचाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बिल्कुल भी राहत कार्य भी नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बस उनको टैक्स लेना है, उनको किसानों की हालात से क्या मतलब, उनको जनता की भलाई थोड़ी ना करनी है। तो इसीलिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बस उनको टैक्स कलेक्ट करना है, जनता की भलाई पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। और ऐसे में इंडियन लीडर्स ने लोगों को ये समझाया कि अंग्रेजों की ये जो गलत आर्थिक नीतियाँ हैं, यही अकाल और गरीबी का मेन रीज़न है। और इसी अकाल और गरीबी ने इंडियंस के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। तो इसके बाद इसका सिक्स्थ रीज़न है पश्चिमी शिक्षा और नई चेतना, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन एंड न्यू अवेयरनेस। तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से भारतीयों के अंदर नई राजनीतिक और आर्थिक चेतना का विकास हुआ। शिक्षित भारतीयों ने यूरोप के राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और आर्थिक विकास के विचार को समझा और उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया और समाचार पत्रों, पुस्तकों और सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से उन्होंने लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई।
और इससे इंडियंस को अपने आर्थिक अधिकारों और राष्ट्रीय हितों का ज्ञान हुआ। इससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारत के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके 7th रीजन के बारे में, जो कि था स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इंडियंस के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय का। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन यानी कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना स्टार्ट किया। और इस आंदोलन के अंदर भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया गया। और इस स्वदेशी आंदोलन ने लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गर्व की भावना को पैदा किया। और ये आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक राष्ट्रवाद का भी प्रतीक बन गया। और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा मिली। सो आई होप अब आपको ये सारे के सारे रीज़न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय है वो अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। और इसने भारतीयों में आर्थिक जागरूकता, स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो यहाँ पर होता है कि इसका आंसर खत्म। तो चलिए बढ़ते अपने अगले यूनिट की तरफ। तो अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। यूनिट 3 है जिसका नाम है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, यानी कि राष्ट्रवादी राजनीति। तो इस यूनिट से जो फर्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, कि आखिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे क्या रीजंस थे और आखिर ये सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या थी। तो इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर आप PDF नोट्स में से पढ़ लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है इस यूनिट से, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली हमसे यही पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसके अंदर गांधी जी की क्या भूमिका थी, और आखिर गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए तो उन आंदोलन में वो क्यों सफल रहे। तो इसी के बारे में आपके एग्जाम में इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा और जन भागीदारी के आधार पर स्वदेशी आंदोलन को एक नई दिशा दी। और गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को केवल शिक्षित वर्गों तक ही सीमित नहीं रखा, केवल पढ़े लिखे लोगों तक ही लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इस आंदोलन को अपने आंदोलन के अंदर किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम जनता को भी शामिल किया, जिससे गांधी जी का जो आंदोलन था, जितने भी उन्होंने आंदोलन किए, वो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन सके। क्योंकि गांधी जी को पता था कि मुट्ठी भर लोगों से भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती है। भारत की आज़ादी में भारत के सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। और गांधी जी के आंदोलन की इसी तकनीक और पद्धति ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को एक जन आंदोलन में बदल दिया। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गांधी जी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स थे इन इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और उन्होंने एक नई डायरेक्शन दी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और उनके जितने भी मूवमेंट्स थे वो बेसिकली बेस्ड थे ट्रूथ, नॉन वायलेंस और मास पार्टिसिपेशन पर। और इसके अलावा गांधी जी ने अपने नेशनल मूवमेंट्स में केवल और केवल एजुकेटेड लोगों को ही पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि इंडिया के सभी लोगों को उसके अंदर शामिल किया। गांधी जी ने पीजेंट्स को, वर्कर्स को, वुमेन को और कॉमन पीपल सभी को अपने आंदोलन से जोड़ा। और गांधी जी की इसी टेक्निक और मेथड्स ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक मास मूवमेंट में बदल दिया। सो आई होप अब आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के बारे में, जिसे हम गांधीवादी पद्धति भी कह सकते हैं, यानी कि गांधीयन मेथड।
यानी कि उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए वो सारे के सारे सफल रहे। तो इसका फर्स्ट रीज़न था सत्य और अहिंसा की नीति, यानी कि पॉलिसी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने आंदोलन का आधार बनाया था, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा से स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध और नैतिक दबाव के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करने पर बल दिया। इससे आम लोग बिना किसी डर के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर पाए और गांधी जी की इस पॉलिसी ने भारतीय आंदोलन को दुनिया में एक अलग ही पहचान दे दी। तो इसके बाद इसका सेकंड रीज़न था सत्याग्रह की शुरुआत, यानी कि बिगिनिंग ऑफ सत्याग्रह। तो मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने अपने आंदोलन में एक न्यू मेथड को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सत्याग्रह, जिसका मतलब था सत्य के लिए शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष करना, यानी कि पीसफुल स्ट्रगल फॉर ट्रूथ। और उन्होंने कई सत्याग्रह आंदोलनों का नेतृत्व किया, लीडरशिप निभाई। जैसे कि आप सभी को पता ही है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो कि बेसिकली नील की खेती के विरुद्ध हुआ एक आंदोलन था। इसके अलावा 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, जो कि किसानों के लिए कर माफ़ी की मांग को लेकर आंदोलन था। इसके अलावा गांधी जी ने 1918 में ही अहमदाबाद सत्याग्रह भी किया था, जो कि बेसिकली मील मजदूरों के अधिकारों के लिए किया गया एक आंदोलन था। तो ये गांधी जी के वो प्रारंभिक आंदोलन थे जिसके बाद वे जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और गांधी जी के इस सत्याग्रह ने लोगों को अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के संघर्ष करना सिखाया। इससे जनता का आत्मविश्वास बढ़ा और ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभावी हथियार बन गया। तो ये थी इंडिया के अंदर गांधी जी के इतने सफल होने के पीछे का रीज़न। तो इसका थर्ड रीज़न था राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ लीडर्स तक और एजुकेटेड पर्सन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने आंदोलन के अंदर समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया। उन्होंने महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, इन सभी को अपने आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। तो यही था गांधी जी के सफल होने का मेन रीज़न। गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे वो सफल इसीलिए हुए। तो इसके बाद इसका अगला रीज़न था असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने इस आंदोलन के अंदर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। और उन्होंने लोगों से ये आग्रह किया कि वे ब्रिटिश शासन में किसी भी तरीके का कोई योगदान न दें और लोगों से ये भी कहा कि वो स्कूल, विश्वविद्यालय, अदालत, जो भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उनका बहिष्कार कर दें और इसके अलावा टैक्स भी पे ना करें। और क्योंकि गांधी जी की पॉपुलैरिटी अभी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने उनकी बातों को स्वीकारना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से गांधी जी के इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बड़ा झटका लगा और यही गांधी जी का पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन बना। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी और बहिष्कार की नीति, यानी कि पॉलिसी ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर विशेष बल दिया था और गांधी जी ने अपने आंदोलनों के अंदर चरखा और खादी को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। इससे भारतीय उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला और लोगों के अंदर राष्ट्रीय गर्व और आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित हुआ और गांधी जी का ये स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। तो इसके बाद अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1930 के अंदर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की, जिसे आप दांडी यात्रा या फिर मार्च मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस टाइम पर अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भारी टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने इसी अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से दांडी यात्रा की और गांधी जी की इस दांडी यात्रा में, इस आंदोलन में हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इससे गांधी जी के इस राष्ट्रीय आंदोलन को पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही पहचान मिली। तो इसके बाद इसका अगला रीज़न है महिलाओं और कमज़ोर वर्गों की भागीदारी, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शंस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि गांधी जी ने महिलाओं को, दलितों को और गरीब वर्ग के लोगों को सभी को अपने आंदोलन से जोड़ा और उन्होंने सभी लोगों को अपने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए मोटिवेट किया उन्हें। और गांधी जी ने छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और इससे आंदोलन अधिक व्यापक और समावेशी बना, जिसके अंदर सभी लोगों की भागीदारी थी।
तो इससे गांधी जी की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो इसके बाद इसका अगला रीज़न है नैतिक नेतृत्व और सरल जीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था और आदर्शवादी था। वो कहते थे वही अपने जीवन में वो अपनाते थे, और उनकी सादगी, ईमानदारी और त्याग ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, जिससे जो जनता थी वो उन्हें अपना एक अच्छा और एक सच्चा लीडर मानती थी। और इसी रीज़न की वजह से गांधी जी को एक व्यापक जन समर्थन मिला, और यही उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी का जो अगला रीज़न था वो था जनता से सीधा जुड़ाव, यानी कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन था पीपल से। तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने लोगों की भाषा को और उनकी समस्याओं को समझा। वे गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क करते थे, और उनकी सादगी और व्यवहार जो था उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा जुड़ने में आसानी हुई। और वो कहते थे भारत की आज़ादी समाज के सभी वर्गों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो इस तरीके से गांधी जी को एक व्यापक जन समर्थन मिला सभी वर्गों से। तो इसके बाद इनकी जो अगला रीज़न था, इनकी जो पॉपुलैरिटी का जो अगला रीज़न था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1942 के अंदर गांधी जी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और इस आंदोलन के अंदर पूरे देश के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विरोध था वो बहुत ही तेज़ी से फैला, और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद अंग्रेज़ों को भी ये समझ में आ गया था कि भारत के अंदर अब उनका शासन लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। तो ये सभी वो रीज़न थे जिसकी वजह से भारत के अंदर गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे वो सफल रहे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि गांधी जी के सफल होने के पीछे क्या रीज़न थे, या फिर अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर गांधी जी की क्या भूमिका थी, तो दोनों ही प्रश्नों के अंदर आपको ये सारे ही पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और जनभागीदारी के माध्यम से, यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक मजबूत जन आंदोलन बना दिया था। और उनकी गांधीवादी पद्धति ने न सिर्फ भारत को स्वतंत्रता की राह दिखाई, बल्कि पूरी दुनिया को एक शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष का संदेश भी दिया कि हिंसा के बजाय हम अहिंसा के माध्यम से भी किसी भी काम को कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। तो हमारी 4th यूनिट है जिसका नाम है राष्ट्रवाद में अन्य प्रवृत्तियाँ। तो इस यूनिट से बेसिकली आपके एग्जाम में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में इस यूनिट से ये 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर आप PDF नोट से पढ़ लेना, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है, तो इसीलिए आप इसका आंसर PDF से पढ़ लेना। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। तो हमारी 5th यूनिट है जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर, यानी कि टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो इस यूनिट से जो फर्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर किस तरीके से सांप्रदायिकता का विकास हुआ, कि आखिर वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर सांप्रदायिकता का विकास हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, और इन सभी का कंक्लूजन मैंने आपको एक बार में बता दिया कि इसके अंदर बेसिकली हमें यही बताना है कि भारत के अंदर किस तरीके से सांप्रदायिकता का विकास हुआ, आखिर वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से भारत के अंदर सांप्रदायिकता का विकास हुआ। देखिए, सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को ज़्यादा ही श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा समझने लगते हैं, तो इससे धार्मिक टकराव पैदा होते हैं जो कि लड़ाई और हिंसा का रूप ले लेते हैं। और जैसा कि हमने भारत की आज़ादी के टाइम पे ये देखा था कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये जो धार्मिक तनाव थे, ये जो धार्मिक टकराव थे, इसने सांप्रदायिकता को जन्म दिया, और जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई और देश का विभाजन तक हो गया। तो आखिर हम उन सभी रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से भारत के अंदर ये सांप्रदायिकता हुई। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जिसके अंदर लोग अपने धर्म को, अपने समुदाय को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरों के धर्म को या फिर दूसरे समुदाय को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। और इसीलिए सांप्रदायिकता को राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब कोई समुदाय अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों को दूसरे समुदाय से अलग मानने लगता है तो इससे सांप्रदायिकता का विकास होता है। और इसके अलावा इस सांप्रदायिकता की वजह से समाज के अंदर लोगों के बीच में अविश्वास और संघर्ष बढ़ने लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता थी वो तेजी से बढ़ने लगी। अंग्रेजों की नीतियाँ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक परिस्थितियों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में संबंधों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत के विभाजन के रूप में हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है।
सो आई होप अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिसने सांप्रदायिकता के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। या फिर अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के विभाजन में सांप्रदायिकता की राजनीति ने क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाया, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स को डाउनलोड करते ही सबसे ऊपर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से लेकर 1947 तक। और इसमें हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर आपको एसओएल से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। और इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक, जहां से आप किसी भी सेमेस्टर के नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो नोट्स के अंदर हमने सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस, और उसके बाद यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, किस मीडियम में अटैम्प्ट करना होता है और कितने टाइम में आपको उस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन जो हमारा आंसर होता है वो हमेशा सेम रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाए हैं। और अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिखते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में इतना मिलता है आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।